ओके, तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको डिनोट किया जाता है फाई, और नीचे सब्सक्रिप्ट में ई लगा देंगे। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या है? द फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इनसाइड एनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, total number of field lines passing normally through that area। ठीक है। अब जो भी हमारा सरफेस होगा वो कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज डी फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी एस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यानी स्केलर प्रोडक्ट है। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप में एक क्या है? वेक्टर नहीं है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? ऐसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि टोटल नंबर, तो हम किसी भी एक नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर वट एवर हाई और स्मॉल नंबर्स ये कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी होंगे। आइए देखते हैं। अब ये एक सरफेस है हमारे पास, इसका सरफेस एरिया कितना ले लेते हैं? डी एस। ये इस सरफेस का मैग्नीट्यूड है, और अगर ये सरफेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, मान लेते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है? ई है। और इसका सरफेस एरिया कितना है? डी एस। ये एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस को देख के ये लग रहा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा? इस सरफेस का नॉर्मल या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी हमारा जो एन कैप है वो ये है। तो इस पूरे सरफेस को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में शो करते हैं तो हमारा जो नोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा? डी एस और एन कैप। और ये किसके इक्वल लिखा जाएगा? दैट इज डी एस वेक्टर। इसका मतलब है इस रेड वाले रीजन का जो सरफेस एरिया है वेक्टर के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू डी एस इक्वल टू दिस। ओके, एंड दिस सरफेस इज finally placed in a uniform electric field whose intensity is given by E। अब ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होंगे, ज्यादा घने होंगे, पास पास होंगे। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी का इंटेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर होंगी, यानी वहां पर घनी आबादी उनकी नहीं होगी। तो सपोज दिस इज मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है? अगर हम उसको एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं। यहाँ तो आपको दिख रहा है ना, आप गिन के बता सकते हो, बट ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां गिनना या काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रेड सरफेस is given by this equal to, there is d phi e for electric is equal to, इसका सरफेस एरिया कितना है? ds। और इस सरफेस एरिया को हमने जिस फील्ड में रखा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? E है। उसका ऐसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। अब आप इसको अगर डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आपको मिलता है E ds और cos थीटा। यानी हमारा जो स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज E ds cos थीटा। अब cos थीटा क्या है या थीटा क्या है? थीटा एक्चुअली एंगल है इस एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने ब्लैक लाइन से शो किया है, और ग्रीन लाइन क्या शो कर रहा है? नॉर्मल टू दिस
एरिया, यानी ये ग्रीन लाइन यानी एन कैप इज द यूनिट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर और द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो इसके साथ ये ब्लैक लाइन कितना एंगल फॉर्म कर रही है, दोनों ऑब्वियसली पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब है इस केस में थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, +1, दैट इज मैक्सिमम। यानी इस ओरिएंटेशन में हमारा जो फ्लक्स होगा डी फाई ई वो कितना होगा, अपने आप में मैक्सिमम, दैट इज ई और डी एस, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। वैसे कि मैंने पहले ही बोला दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे, यानी कोई एन कैप आई जे के कुछ भी नहीं लेना है। अब ये तो पहला केस था। अब क्या हो, अगर हम सरफेस को चेंज कर देते हैं, एरिया वेक्टर का अभी ऐसा था आपके पास, अगर एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाए तो क्या सीन बनेगा, उसके लिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, केस नंबर 2 बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके पास जो सरफेस रखी हुई है उसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है। इसका मतलब है सरफेस अब थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अब सरफेस का नॉर्मल हमेशा सरफेस के ऊपर तो 90 डिग्री पर जाना ही चाहिए। इसका मतलब है ये सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा एन कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो इधर जाएगी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमें दिख रहा है, दैट इज ई इस डायरेक्शन में, कहां पर, प्लस एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के नॉर्मल के बीच कुछ एंगल बनता है। यहां पर ये एंगल कितना होगा, वही फॉर्मूले का थीटा। अब सपोज ये कितना है, 60 डिग्री। तो इस एरिया में से जो कि हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, उसके लिए क्या फॉर्मुलेशन होगा, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर डी एस कॉस 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, दैट इज ई डी एस अपॉन 2, डी यानी डी फाई ई, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको ds दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, सीधे इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें थीटा कैसे निकाला जाए, आपको ये सेंटेंस में दिया होगा क्वेश्चन में, उसको हमने समझना है। अगर ऐसा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू ए रीजन अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड अ प्लेन इज स्टैंडिंग वर्टिकली अलोंग दी वाई एक्सिस, तब हम पहले वाले केस की बात करेंगे। अगर ऐसा दिया हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमारा सरफेस भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, सरफेस कैसा है, अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसा कि ये है, ये देखिए हमारा सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे जा रहा है, यानी कुछ लाइंस उसके ऊपर से जा रही हैं, कुछ लाइंस उसके नीचे से जा रही हैं। तो इस सरफेस एरिया में से कितनी लाइंस पास होंगी, या कहें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लाइन या सरफेस एरिया। उसके लिए फिर से मैथमेटिक्स क्या है, फॉर्मूलेशन लगाइए। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें एन कैप क्या लेना है, सरफेस का परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हमारा ऐसा लेटा हुआ है और एरिया ऊपर या नीचे भी हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के नॉर्मल के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री बनता है।
तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, लेट्स फाइंड आउट। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ 90। अब कॉस 90 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कितना होता है, एक बड़ा वाला शून्य यानी बड़ा वाला जीरो, दैट इज हमारा टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना है, एक बहुत बड़ा अंडा आ जाएगा, मींस वी गॉट नल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस। अब समझिए इसको कि आपने प्लेन को ऐसे रखा है कि एक भी फील्ड लाइंस उस सरफेस को कट करके नहीं जा रही है। क्यों? सारी की सारी फील्ड लाइंस प्लेन की ओरिएंटेशन ऐसा है, उसकी वजह से या तो ऊपर से चली जा रही है या उसके नीचे से। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं इस तरीके से नीचे से ये, और ये कुछ ऊपर से जा रही हैं, तो इस सरफेस के थ्रू एक भी लाइन पास नहीं होगी। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एक भी लाइन पास नहीं होती है तो इसका मतलब है फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो, जो कि हमको मैथमेटिकली मिला है। इस शेप में देखिए, ये आपका सरफेस ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा रहा है, सरफेस का नेचर ऐसा है, तो हमने नॉर्मल कहा लिया इसका इस तरीके से। उससे पहला वाला जो केस था वहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जा रहा था इस डायरेक्शन में या ऐसे, लेकिन सरफेस हमारा कहाँ रखा हुआ था, बिल्कुल इस तरीके से। इसका मतलब है लाइंस को यहां से इधर जाने के लिए इस सरफेस को कट करके, या इसमें मान के चलिए कि ये होल बना के ड्रिल करके जा रहे हैं, दैट इज ऑल लाइंस हैव टू गो थ्रू दिस सरफेस। तो इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उस समय पर इस सरफेस से पास हो रही थी। बट यहाँ पे जैसे जैसे आप घुमाएंगे, देखिए एंगल का कमाल कितना अच्छा है। आप इस सरफेस को ऐसे रखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स, थोड़ा घुमा देते हैं तो फ्लक्स में कमी आ जाएगी। ऐसे करके इसको 90 डिग्री तक आपने घुमा दिया है, तो अब आपका कितना फ्लक्स, जीरो फ्लक्स जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे वो एंगल घूमेगा आपका फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट, द एंगल थीटा बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल, इस सरफेस का नॉर्मल अभी कहाँ होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही है, ये इंपॉर्टेंट है to understand this, and then we can find different solution of the different numericals. Okay, तो इसके बाद अब हमारा सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है गॉस लॉ। तो पहले इसको नोट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे 5 मार्क्स वाले गॉस लॉ में। टिल देन एंजॉय।